तो हेलो बच्चों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय हिंदी ए के मॉडल प्रश्न पत्र जो कि जेसीईआरटी की तरफ से जारी किया गया है, उसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सॉल्यूशन देखने वाले हैं, आंसर बताने वाला हूं। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। जितने भी विद्यार्थी इस बार बोर्ड की परीक्षा देंगे तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बार जो है न्यू एग्जाम पैटर्न लागू हुआ है, तो जितने भी मॉडल पेपर है उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है लगभग क्वेश्चन इसी मॉडल पेपर से आने वाले हैं। और जेसीईआरटी की तरफ से जो आपका क्वेश्चन बैंक जारी किया गया उसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कि दोनों अगर आप लोग पढ़ लेते हैं मॉडल सेट और क्वेश्चन बैंक तो आपका 100% श्योर है कि इन दोनों को मिलाकर ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि इस बार जो है आपके एग्जाम में जो है 3 घंटे का समय दिया जाएगा। फुल मार्क जो है प्रत्येक सब्जेक्ट में जो 80 अंक का रहने वाला है, क्योंकि इस बार जो है 30 अंक का जो है आपका ऑब्जेक्टिव है, 30 अंक का जो है ऑब्जेक्टिव है और 50 अंक का क्या है सब्जेक्टिव है। और दोनों का एग्जाम जो है आपके उत्तर पुस्तिका यानी कि लिखित एग्जाम जो है आपको देने होंगे। तो देखिए दोस्तों, इसके जो है कुछ समान निर्देश को भी दिया गया है, इसको भी आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आंसर की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया गया है कि जिसमें कि आपका जो है इस बार जो है प्रत्येक सब्जेक्ट में जो है कुल 52 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक जो है 1 से लेकर 30 तक जो है बहुकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे, जो कि प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा, जिसमें कि 4 विकल्प दिए जाएंगे। जो विकल्प सही होगा उसका आंसर आपको उत्तर पुस्तिका पर लिख कर देने हैं। और दोस्तों मैं बता दूं कि प्रश्न संख्या 31 से लेकर 38 तक जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें कि किन्हीं जो है 6 प्रश्नों का उत्तर देना है और सभी प्रश्न जो है 2 अंक का होगा। और प्रश्न संख्या 39 से लेकर 46 तक जो है लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें कि 6 प्रश्नों का उत्तर देना है, प्रत्येक प्रश्न जो है 3 अंक का होगा। और प्रश्न संख्या 47 से लेकर 52 तक जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें कि किन्हीं 4 प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न जो है 5 अंक का होने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों इस समान निर्देश को जो है आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से होगा, सब्जेक्टिव में किस प्रकार से कितने कितने सवालों के आंसर आपको देने हैं, किस प्रकार से यानी कि कितने शब्दों में देने हैं, ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो है ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, उसके बाद जो है अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला सवाल दोस्तों यहाँ पे गद्यांश से दिया गया है। इस गद्यांश को आप लोगों को ध्यान पर पढ़ना है, क्योंकि ये गद्यांश जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो आप लोगों को होने वाला है, और इसी से आपको ढूंढ के जो है आंसर बताने हैं। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड जो सवाल दिए गए उसको देखते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला सवाल जो है 1 नंबर दिया गया है कि नकारात्मक और निराशाजनक जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी क्या है। तो बदलने की कुंजी होता है धर्म, विश्वास और भाषा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि धैर्य और विश्वास की महत्ता के बारे में क्या सुझाव दिया गया है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि चीजों, परिस्थितियों और अपने चारों ओर के लोगों को कैसे देखना चाहिए। तो दोस्तों उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से देखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थितियों में जो है सकारात्मक देखने की महत्ता को जताने के लिए किया गया है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, कांटों के बीच फूलों का पालना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चुनाव करें। जो आपने गद्यांश पढ़ा है उसमें से आपको सही एकदम शीर्षक चुनना है कि इसका जो शीर्षक होगा वो सटीक क्या होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसका जो सटीक शीर्षक होगा सकारात्मकता का मार्ग, आशा और विश्वास। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों पद्यांश से दिया गया है, और इस पद्यांश यानी इस कविता को आप लोगों को ध्यान पर पढ़ना है, और इस कविता से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको मैं इसका आंसर मैं आपको बताते जाऊंगा। देखिए यहाँ पे 6ठा नंबर सवाल दिया गया है कि कवि जो है भारतीय युवकों को ऐसा जीवन जीने को कहता है जो कि योगियों जैसा नहीं, पराक्रमी वीरों जैसा हो। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों कवि के अनुसार ये कह रहा है कि जितने भी भारतीय युवक हैं वो योगी की तरह नहीं, वो जो एक पराक्रमी
वीरों की तरह जो है अपना जीवन को जीने को सीखे। ये जो है इस कविता में कवि के द्वारा जो है कहा गया है। दोस्तों अगला सवाल दिया है कि पद्यांश में किसे सोम कहा गया है, तो पद्यांश में सोम जो संबोधित किया गया ये धार को कहा गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि योगियों नहीं विजय के सदृश से जियो रे का संदेश क्या है, तो इसका संदेश यही है, मैंने अभी बताया कि कवि के अनुसार जो है भारतीय युवकों को क्या कहा गया है कि योगियों की तरह आप नहीं जिए, मतलब आप जो है पराक्रमी वीरों की तरह जो है जीवन जीना सीखें। तो दोस्तों इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि इस पद्यांश में कैसे जीवन का सहारा गया है, तो विजयी जीवन का जो है सहारा किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि इस कविता का मूल स्वर क्या है, तो इस कविता का मूल स्वर है आवाहन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों व्याकरण से दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता है इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा मोहन सो रहा है, यह एक अकर्मक क्रिया है। अगला सवाल है कि कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो रीता खाना खाती है, यह जो है क्या है, यह सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि जलद का अनेकार्थी कौन है, तो जलद का अनेकार्थी शब्द होता है बादल। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है, तो तीसरा पद जो है समास कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों देख सकते हैं 15 नंबर दिया गया है कि यथासंभव कौन सा समास है, यथासंभव जो है यह अवयवी भाव समास होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि नीला है जो कमल नील कमल किस समास का विग्रह है, तो दोस्तों यह जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रीवियस ईयर की बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था। तो दोस्तों यह जो है कर्मधारय जो है समास है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको कॉपी में आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं, तो इसमें जो है क्या कौन सी भेद है, यानी कि रचना के आधार पर पूछा गया है। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा यह एक मिश्र वाक्य है, क्योंकि वर्षा हो रही है, यानी कि वर्षा जब होती है तब मोर जो है नाचने लगते हैं। इसमें दो शब्दों को जो है मिश्र किया गया है, मिलाया गया है, यानी कि दो वाक्यों को मिलाया गया है, इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह एक मिश्र वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि किस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है, वह कौन सा वाच्य होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रमवाच्य। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि बालक चांद डैश देख रहा है, यानी कि जो रिक्त स्थान है ये क्या देख रहा है, तो बालक जो है चांद क्या देख रहा है, तो बादल जो है चांद की ओर देख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे हो जाएगा की ओर जो है ये देख रहा है, बालक जो है चांद की ओर देख रहा है। ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है समुच्चय बोधक अवयव शब्द है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अथवा जो है क्या है समुच्चय बोधक अवयव है, यानी कि यह जो है दो वाक्यों को यानी कि दो प्रश्न को जो है एक संयोजन करता है, यानी कि समुच्चय बोधक अवयव जो है यह उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका जो है पाठ्य पुस्तक से दी गई है, जिसमें कि कुछ जो है दोहा का यानी कह सकते हैं कि कुछ पद का जो है यहाँ पे पंक्ति दी गई है, यानी कि ये पहला जो है जो आपका जो पोएम है ना, पहला जो चैप्टर का पोएम है उसी से ये जो है उठाया गया है, जिसमें कि यहाँ पे प्रश्न दिया गया। इस पोएम को आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, कविता का आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि इस पद के रचयिता कौन है, तो देखिए तो बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि सूरदास वाला जो पोएम है ना, तो वो जो है यानी कि इस पद की जो रचयिता है 21 नंबर, जो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूरदास हो जाएगा। मैंने अभी जस्ट बोल दिया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ ये दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है कि गोपियां किसकी अन्य भक्त थी, तो गोपियां जो है किसकी भक्त थी, कृष्ण भगवान की भक्त थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पुरइन्नी पात का क्या अर्थ है, पुरइन्नी पात का क्या अर्थ होता है बच्चों,
ये बहुत बार मैंने बताया है कि प्रीवियस ईयर में की बोर्ड की परीक्षा में ये भी जो है गद्यांश पूछा गया था पद्यांश के रूप में, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो कविता है ना, ये 2023 की बोर्ड की परीक्षा में भी पूछा गया था, इसको आप लोग देख लेंगे। और दोस्तों यहाँ पे देखिए पुरैन पात का जो अर्थ है, पुरैन पात, इस ये जो है काफी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग रट लीजिएगा। पुरैन पात का जो अर्थ होता है बच्चों, इसका आंसर जाएगा कमल का पात, ठीक है, कमल का पत्ता जिसको कहते हैं, कमल का पत्ता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना जो है किससे की है? तो गोपियों ने जो है उद्धव का जो व्यवहार है, ठीक है, उद्धव किसे कहा गया है? जो कि दरबारी था ना, उसी को ना। तो यहाँ पे जो है गोपियों के द्वारा जो है कृष्ण के जो दरबारी हैं, जो उद्धव है, उनका व्यवहार जो है किससे किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, कमल के पत्ते और तेल के मटके से की गई है। यानी कि कमल के पत्ते और तेल मटके में क्या होता है? पानी नहीं पकड़ता है। उसी की तुलना जो है यहाँ पे जो है उद्धव से की गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों आपका गद्यांश है, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक से दी गई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, बाल गोविंद भगत। इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि इससे आपके सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपके जो है ऑब्जेक्टिव में आपके जो है गद्यांश के रूप में दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है बाल गोविंद भगत एक संगीत साधना का चरम उपसरण उस दिन देखा गया। इस गद्यांश को जो है आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बाल गोविंद भगत, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग रट लीजिएगा। तो इससे रिलेटेड जो सवाल दिए गए उसको देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो बेटे के मरने पर जो है बाल गोविंद भगत जो है गाना गा रहे थे। क्या कर रहे थे? गाना गा रहे थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भगत जी का बेटा कैसा था? तो भगत जी का जो बेटा है वह सुस्त और बोधा था। क्या था? सुस्त और बोधा था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भगत जी की पुतहू कैसी थी? तो भगत जी की पुतहू जो है वह क्या थी? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि घर का पूरा प्रबंध करने वाली, जिसको कहते हैं ना घर का पूरा ख्याल रखने वाली थी। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। घर का पूरा प्रबंध करने वाली जो है महिला थी, यानी कि औरत थी। तो भगत जी की पुतहू, जो कि बाद में जो है इसकी दूसरी शादी करने का जो है जोर देने लगा था। आप पूरी कहानी पढ़ेंगे, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल दोस्तों 28 नंबर दिया गया है कि भोदा का क्या अर्थ होता है? तो भोदा का अर्थ होता है मंद बुद्धि, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि सांप से डरकर भोलानाथ ने क्या शरण ली? तो दोस्तों ये जो है जो आपकी पतली वाली किताब है उससे यहाँ पे दिया गया है। और दोस्तों आपको याद रखना है कि सांप के डर के जो है भोलानाथ जो है वो किसके शरण में गई थी? माता की आंचल में छुप गई थी। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि जॉर्ज पंचम की नाक किस पर व्यंग किया गया है? तो जॉर्ज पंचम की नाक जो है वो सरकार की तंत्र पर जो है, यानी सरकारी तंत्र जो होता है, ठीक है, गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उस पर जो है ये जो है व्यंग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हिंदी के जो है ऑब्जेक्टिव सवाल हमने देखा है, और इस वीडियो में जितने भी आपके जो है 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं, उन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपका जो है जो आपका सब्जेक्टिव है, ठीक है, सब्जेक्टिव है उसका सारा सोल्यूशन आपको मिलने वाला है, ठीक है। चलिए दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।